अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि एक मर्तबा सहाबा ने आपसे दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। फिर सहाबा ने अर्ज किया कि मुहाजिर कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश? कौन बना शिकार? किसने किया जुर्म? कौन बना कातिल? किसने लूटी अस्मत? कौन बना हैवान? सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। कांग्रेस का चिंतन शिविर जयपुर में शुरू हो चुका है। 2 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस हर चिंता को दूर करने के लिए चिंतन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं दिखती, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो वाकई कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए कांग्रेस चिंता में डूबी हुई है, ताकि कांग्रेस का नारा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ एक बार फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और लोगों के दिलों में उतर सके। आज न्यूज लाइन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज लाइन। गुलाबी नगरी जयपुर में कांग्रेस का 2 दिन का चिंतन शिविर सोनिया गांधी के भाषण के साथ शुरू होगा। भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि चिंतन शिविर सबके लिए आत्मचिंतन का वक्त है। देश ने पिछले 9 साल में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अभी भी देश के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की सख्त ज़रूरत है। We are
Republican Party, the only political party with a visible and vibrant position in every village. सोनिया गांधी के इस भाषण के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में चिंतन शिविर का आगाज हुआ। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा वक्त तक केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में सभी चिंताओं को दूर करने के लिए माथापच्ची कर रही है। जयपुर में कांग्रेस का ये तीसरा चिंतन शिविर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल में 2 चिंतन बैठक हो चुकी है। 1998 में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस ने एकला चलो का नारा दिया था, तो 2003 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में गठबंधन की खोज के सहारे सत्ता में पहुंचने की राह तलाशी थी। इस लिहाज से जयपुर में हो रहे चिंतन शिविर का कांग्रेस के लिए बड़ा महत्व है, जिसमें राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जबकि ये भी माना जा रहा है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 2014 का चुनाव लड़ सकती है। सोनिया गांधी ने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही कई राज्यों में कांग्रेस की कमजोर स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। एक नजर सोनिया गांधी की अहम बातों पर। पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी, कुछ राज्यों में हार से मनोबल पर असर पड़ा, महिलाओं पर अत्याचार से शर्मसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, मनरेगा से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, छोटे शहरों में रोजगार बढ़ाएंगे, 9 साल में बेहतर विकास हुआ है, लोगों की उम्मीदें पूरा करने का वक्त है, आर्थिक विकास का फायदा सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस को हर वर्ग की चिंता है। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते जरूरी, सभ्य व्यवहार हो तो पड़ोसियों से बात की जाए। गठबंधन में आदर्श से समझौता नहीं होगा, आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है, युवा नेता फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार, महंगाई और ताबड़तोड़ घोटालों ने कांग्रेस को उस भूल भलैया में पहुंचा दिया है, जहां से बाहर निकलकर लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर विराजना आसान नहीं होगा। सत्ता ही नहीं बल्कि अपनी वजूद की रक्षा के लिहाज से भी कांग्रेस के लिए जयपुर चिंतन शिविर को बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज उद्घाटन हो गया। यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग चिंता कर रहे हैं, बल्कि अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए, पार्टी की चिंताओं को दूर करने के लिए चिंतन बैठक कर रहे हैं। आज जिस तरीके से उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी के तल्ख तेवर सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस बार की चिंतन बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा है कि अपनी पार्टी की गति और नीति को और अच्छा और बेहतर करना होगा, उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि इस बार कांग्रेस की चिंतन बैठक में जो भी इस मंथन के बाद निकलेगा वो कांग्रेस की आगे की रणनीति का फैसला कर देगा। कैमरामैन दीपक के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 जयपुर। तो आसिफ इकबाल हमारे संवाददाता जो चिंतन शिविर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कांग्रेस के लिए वाकई एक अहम पड़ाव है। सोनिया गांधी ने आज जो कहा अपने भाषण में कई अहम बातें कही कि एक सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी है और राज्यों में लगातार हार से कांग्रेस का मनोबल पर भी असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है और महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसके बाद देश भर में उबाल आया, वो एक शर्म की बात है। महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, ये कांग्रेस की गहरी चिंता का विषय है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार जो सुधारों के लिए या आगे चलने की पॉलिसी जिन पॉलिसीज़ पर कांग्रेस आगे चलेगी उस पर विचार करने के लिए एक कोर ग्रुप अलग से बनाया था, जिसमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है गिरिजा व्यास को कि वो उस पर राय मशवरा दें कि किस तरह से इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है और कैसे सख्त कदम इस पर उठाए जा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल जुड़ चुके हैं जयपुर में, जो चिंतन शिविर पर पल पल की खबर दे रहे हैं और हम सीधे चलते हैं आसिफ इकबाल के पास। आसिफ, जो सोनिया गांधी ने आज तमाम तरह की चिंताएं गिनाई और उसके बाद चिंतन शुरू हो गया है कांग्रेस का फॉर्मल तरीके से, तो क्या माहौल है जयपुर में इस वक्त कांग्रेस के खेमे में? जी बिल्कुल यूसुफ साहब, मैं आपको बताऊं कि आज चिंतन बैठक का पहला दिन है और बिल्कुल आपने सही कहा कि सोनिया गांधी के
उद्घाटन भाषण के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि अभी पहले सेशन का अभी जस्ट 8 बजे ये सेशन खत्म हुआ है और उसके बाद हमने तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने तो खुल के बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, अभी 2 दिनों तक चिंतन बैठक चलने वाली है, चिंतन बैठक के बाद आपको जो भी चीजें होंगी, जो भी निर्णय होगा वो जरूर बता दिया जाएगा। लेकिन हमने अपने सोर्सेज से पता किया कि यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, खास करके जिस तरीके से सोनिया गांधी ने 2 चीजें कही थी कि हमें आम लोगों का ख्याल रखना होगा और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि घटक दल हमारे घटक दलों का भी सम्मान करना होगा, उनको समझना होगा। तो उस पर भी आज बहुत विचार मंथन हुआ है। मैं आपको बताऊं कि तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस पर बहुत विस्तार से बात हुई है कि आखिर हम घटक दलों के साथ कैसे जाएं और क्यों जाएं, उसके जाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत बढ़िया बेहतर अनुभव न बिहार में रहा, न झारखंड में रहा, न उत्तर प्रदेश में रहा, न ही बंगाल में रहा। तो ऐसे राज्यों में जब बेहतर अनुभव नहीं रहे हैं तो फिर आगे बढ़ने में इसमें थोड़ी गुरेज दिख रही है और लोग चाहते हैं इस पर विचार मंथन हो, इस पर बातचीत हो। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के ख्याल रखने की और आम लोगों पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं की बात की। अगर वो लोग नाराज हैं तो आखिर नाराजगी उनको कैसे दूर की जाए, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत किया जाए, सामाजिक सुधार की जो बात की जा रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली गैंगरेप के बाद जो एक पूरे देश में एक उबाल आया था और पूरे देश में महिलाओं के लिए तमाम तरह कानून बनाने की कवायद की जा रही थी, तमाम बातें की जा रही थी। इस मंथन में भी महिला सशक्तिकरण एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास को बनाया गया है और उसमें कई लोगों ने भाग लिया। हमने कृष्णा तीरथ जो महिला कल्याण मंत्री हैं उनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा कि देखिए इस पर जरूर विचार मंथन करेंगे, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा एक मुफीद रास्ता निकाला जाए जो कि बेहतर से बेहतर साबित हो, मील का पत्थर साबित हो इन तमाम मसलों के लिए। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अभी भी 2 दिनों तक ये अभी मंथन चलेगा, इस पर चिंतन चलेगा और उसके बाद ही कुछ निकल के सामने आएगा। यूसुफ साहब। जी आसिफ, आप लगातार इस पर बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कांग्रेस के चिंताओं पर भी और कांग्रेस के चिंतन पर भी। आप लगातार बने रहिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे और आपसे ये भी जानेंगे, आपने जिन नेताओं से बात की वो बातचीत भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। उदय जी, जैसा भी आसिफ बता रहे थे कि एक काफी व्यापक चर्चा हो रही है, अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं, नेताओं को बांटा गया है। जो मुद्दा दोपहर भी हमने उठाया था सोनिया गांधी के भाषण के बाद कि सांप्रदायिकता और महंगाई, ये 2 ऐसे इशू हैं जिस पर सोनिया गांधी की पूरी तरह से चुप्पी रही है। तो शायद ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सीन में आने के बाद सेंटर में कांग्रेस डर गई है कि कहीं चुनाव कम्युनल ना हो जाए, इस वजह से चुप्पी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके सोनिया गांधी, चूंकि वो एक बार पटखनी खा चुकी हैं गुजरात में, वो मौत के सौदागर कह के, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और वो अगर नरेंद्र मोदी या सांप्रदायिकता की बात करेंगी तो वो इस बात को जान रही हैं कि अगले 1.5 वर्षों में या जब भी चुनाव हो, 2 वर्ष मान लीजिए, 2 वर्षों में नरेंद्र मोदी पूरे पॉलिटिक्स को इतना पोलराइज कर देंगे, इतना ज्यादा उसका ध्रुवीकरण कर देंगे कि शायद उसको कांग्रेस संभाल नहीं पाएगी। खाली यही बात नहीं है, सोनिया गांधी ने करप्शन के बारे में भी कोई बात नहीं की, सोनिया गांधी ने महंगाई पर कोई बात नहीं की और सोनिया गांधी ने धर्मनिरपेक्षता पर कोई बात नहीं की। ये 3 जो अहम मुद्दे हैं, सोनिया गांधी ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि करप्शन पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिजूल खर्ची पर उन्होंने जरूर बात की कि शादी ब्याह पर बहुत ज्यादा नौजवान जो सांसद हैं, नौजवान जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको खर्च नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के सोनिया गांधी के भाषण से एक लाइन वो है, फॉरेन अफेयर्स का एक लाइन मिलता है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें पड़ोसियों से झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन बातचीत जो है वो थोड़ा सा सद्भावना के अंदर बात करनी चाहिए। बाकी उन्होंने कोलिशन धर्म के बारे में जरूर बात की कि कोलिशन पार्टनर से हम कैसे व्यवहार करें। अब यूसुफ जी, इसको जरा समझने की कोशिश करें हम। जो एंटी कांग्रेसिज्म से जो पार्टियां निकली हैं, जो तमाम पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आमतौर पे एंटी कांग्रेसिज्म के भावना के तहत निकली हैं, अगर उनके साथ आप कोलिशन बनाते हैं तो जाहिर बात है कि उनके अपने प्रदेश में, केंद्र में तो चलिए ठीक है, आप उनके साथ मिलकर और अब उस प्रदेश से सांसद ले आएंगे, लेकिन जब वो प्रदेश की राजनीति होगी तो ये कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो सूबेदार की तरीके से व्यवहार करते हैं और जिसके वजह से दिल्ली की सरकार का इखलाक कम होता है, दिल्ली की सरकार का जो रुतबा है वो कम होता है। मनमोहन सिंह का रुतबा कम होगा या XYZ
कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका रुतबा कम होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोलिशन पार्टनर्स पर निर्भर रहेंगे। या हम शरद पवार की बात कर लें, हम चाहे जिसकी भी बात कर लें, हम मुलायम सिंह पर बात कर लें, अभी इस पर गैस सब्सिडी विड्रॉ करने की बात है, जो डीजल सब्सिडी विड्रॉ करने की बात है। उदय जी, इन मुद्दों पर आगे चलेंगे। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारा समाज उर्दू दैनिक के संपादक खालिद अनवर साहब। खालिद साहब, जो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की पूरी तकरीर को आपको समझना होगा। आप लोग जो ये बात कह रहे हैं, अभी साहब कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि गुजरात इलेक्शन का असर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की तकरीर पे है। मुझे ये महसूस होता है कि सोनिया गांधी ने अपनी तकरीर में कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिससे ये लगता हो कि उनका मनोबल गिरा है। अलबत्ता उन्होंने एक बात ज़रूर ये कही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इक़्तिदार की सियासत नहीं करती, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुल्क मजबूत हो, उसके लिए पॉलिसियां बनाई जाए। एक जो सबसे अहम बात सोनिया गांधी ने अपनी तकरीर में कही, वो ये कही कि हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गंवा दी। अपने वर्कर्स को कहा कि बहुत सारे हमें मौके मिले, हमने मौका गंवाया है। ये सही बात है कि कांग्रेस यूपीए सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां लाई है, बहुत सारे ऐसे स्कीम और बहुत सारे ऐसे एक्ट लाने की कोशिश की है जिसका ये फायदा उठा सकते थे। एक बात और, जो करप्शन के ताल्लुक से सोनिया गांधी ने कहा कि हम उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम जानना चाह रहे थे कि करप्शन, महंगाई, सारी बात सही है, लेकिन जो कांग्रेस का एक कोर इशू रहा है शुरू से, सांप्रदायिकता, और इसी सांप्रदायिकता के मुद्दे की वजह से कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति में जाना पड़ा। एनडीए के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना करके यूपीए शक्ल में आया। उस मुद्दे पर क्या सोनिया गांधी की चुप्पी हैरान नहीं करती? मुसलमानों को क्या संदेश? सोनिया गांधी ने एक बात कही, शायद यूसुफ साहब गौर नहीं किया आपने। उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी किसी एक तबके की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। उन्होंने साफ मैसेज दे दिया कि हम कम्युनल सोच के लोगों को न तो अपनी पार्टी के अंदर आने देंगे और न ही कम्युनल कम्युनल सोच को हम कभी बढ़ने नहीं देंगे। ये साफ मैसेज उन्होंने देने की मैसेज वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी यही मैसेज देती आई है, और कांग्रेस पार्टी ने आज जो मैसेज दिया वो कोई नया मैसेज नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों की पार्टी है। जब आम आदमी की बात का अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो आम आदमी में सभी लोग आ गए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही कहती रही है कि हम आम आदमी की पार्टी हैं। सवाल इस बात का है कि एक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को काउंटर करने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस बात को कहती रही थी कि हम गैर सांप्रदायिक पार्टी हैं, हम सांप्रदायिकता को सामने नहीं लाते, उसको एड्रेस नहीं करके कांग्रेस पार्टी क्या 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 बताना चाह रही है सोनिया गांधी? एक तरफ वो इस बात को कह रही है, यूसुफ साहब एक मिनट दीजिएगा, एक तरफ सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो हमारा पारंपरिक वोट बैंक है, पारंपरिक वोट बैंक हमसे खिसक गया है। कौन है पारंपरिक वोट बैंक? पारंपरिक वोट बैंक दलित है, पारंपरिक वोट बैंक ब्राह्मण है, पारंपरिक वोट बैंक कांग्रेस का मुसलमान है। अब ब्राह्मण चला गया बीजेपी या आसपास में, और दलित चला गया मायावती के साथ, तो एकमात्र वोट बैंक की तरीके से अगर कोई है तो मुसलमान उनके साथ है। मुसलमानों की मजबूरी यह है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकते और इनको छोड़ नहीं सकता। इसके बाद अगर वो, लेकिन उदय जी एक चीज है मुसलमान, गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ जिन राज्यों में मुसलमानों को विकल्प मिला है वहां मुसलमानों ने विकल्प को आजमाया है और वहां कांग्रेस का दामन छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ चला गया। जी, बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ अब है, पहले आरजेडी के साथ चले गए थे, वहां कांग्रेस का सफाया हुआ। पश्चिम बंगाल में मौका मिला तो पहले वामपंथियों के साथ थे और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ है। मुसलमान कांग्रेस के साथ सिर्फ वहां है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम गौर करें तो 5 जो बड़े नेताओं को 5 अलग ग्रुप बनाए गए हैं जिन टॉपिक पे बात हो रही है, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस ग्रुप पे पहली बात ए.के. एंटोनी को प्रारंभिक चुनौतियों की जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस के सामने जो फौरी तौर पर प्रारंभिक चुनौतियां हैं उन पर ए.के. एंटोनी की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो बताए कि इन चुनौतियों से कैसे हम निपटें। दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की, कि आर्थिक चुनौतियों से हम किस तरह से निपटेंगे। सामाजिक चुनौतियां, शायद सांप्रदायिकता का मुद्दा स्लाइटली इसके अंदर शामिल हो सकता है।
डॉक्टर गिरिजा व्यास को जिम्मेदारी दी गई है महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि महिलाओं को मजबूत करना और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है कांग्रेस ने, तो उसकी जिम्मेदारी गिरिजा व्यास को सौंपी गई है। गिरिजा व्यास पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आनंद शर्मा को विदेश मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भारत के दूसरे देशों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हो, इस पर आनंद शर्मा की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो राय मशवरा करके अपने सहयोगियों के साथ बताएं। और गुलाम नबी आज़ाद जो कि संगठन के आदमी रहे खांटी, और उनके रिकॉर्ड है कि 20 राज्यों का रिकॉर्ड गुलाम नबी आज़ाद के पास है कि जहां के वो इंचार्ज रहे वह कांग्रेस की सरकार बनी है। सोनिया गांधी ने जब पहला चुनाव लड़ा था 2 जगह से, बेल्लारी और रायबरेली से, तब गुलाम नबी आज़ाद उनके पूरे चुनाव को मैनेज कर रहे थे। इससे पहले काफ़ी संगठन के काम का काफ़ी तजुर्बा है और गुलाम नबी आज़ाद शायद ये मशवरा देने वाले हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी बनानी चाहिए और जो लोग संगठन का काम करना चाहते हैं उनको संगठन में ज़्यादा तरजीह दे करके और उनका कैडर एक तैयार किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर कहीं नुमाया तौर पे ये बात सामने नहीं आई है कि सांप्रदायिक नहीं देखिए यूसुफ साहब, दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस ने साफ साफ ये मैसेज दे दिया है कि हम, देखिए दिग्विजय सिंह शुरू से आरएसएस और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ खड़े होते रहे और ये जिम्मेदारी जब दिग्विजय सिंह को दी गई है तो सोनिया गांधी ने साफ मैसेज दे दिया कि हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ अपनी एक नई पॉलिसी या पुरानी पॉलिसी को नया रंग देने जा रहे हैं और इस मैसेज को समझना चाहिए। चलिए खालिद साहब इस मैसेज को समझेंगे। अब हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल लगातार वह नजर बनाए हुए हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर, एक खबर पर उनकी पैनी नजर है और उन्होंने कई नेताओं से बात की है। हम सुनवाते हैं डॉक्टर करण सिंह इस चिंतन शिविर में होने वाली चर्चा के बारे में क्या कहते हैं। हमारे संवाददाता ने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की। लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से अभी वो बातचीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। तो उदय जी, जो अभी खालिद अनवर साहब ने कहा कि दिग्विजय सिंह को आगे किया है सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए, तो दिग्विजय सिंह तो जब से सेंटर में आए हैं तब से सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां के वो इंचार्ज रहे वहां आपको याद होगा यूसुफ साहब, जब कांग्रेस का यहाँ दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें दिग्विजय सिंह की तकरीर हुई थी और दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण में जो लफ्ज, जिस तरह के डिक्शन का यूज किया था वो साफ बताता है कि दिग्विजय सिंह किसी तरह के कम्युनल फोर्सेस को बर्दाश्त करने वाले नहीं है और ये कांग्रेस की लाइन है, दिग्विजय सिंह की अपनी लाइन नहीं है। जी दिग्विजय सिंह की अपनी लाइन नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति संकेतों से नहीं होता। राजनीति में जब तक आप ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, दिग्विजय सिंह को मैं सांप्रदायिकता विरोधी मैस्कट मानने से इनकार करता हूं। वो कांग्रेस पार्टी को तो माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता विरोधी पार्टी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आपने कोई जिम्मेदारी दे दी तो उस जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर बिल्कुल जो मुसलमान मतदाता है, जो जिसको वोट बैंक कहा जा रहा है, मुसलमान वोट बैंक एकदम से खुश होके कि अच्छा दिग्विजय सिंह आ गए, दिग्विजय सिंह वो हो गए, इसलिए हमें अब कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। नहीं, हमें कांग्रेस के कल्चर को समझने की जरूरत है। नहीं, सवाल इस बात का है कांग्रेस के कल्चर, यूसुफ साहब, किसी भी कल्चर को समझने के बाद जनता वोट नहीं देती। जनता सीधे सीधे वोट देती है कि आप क्या निर्णय कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जी आज जाके सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमारे ट्रेडिशनल वोट बैंक खिसक गए। 80 के दशक से वोट बैंक खिसक रहे हैं, तो वोट बैंक खिसकने की का एहसास सोनिया गांधी को इतने दिनों के बाद हो रहा है। और अगर वोट बैंक खिसका तो क्यों खिसका, क्यों ये बहुजन समाज पार्टी। उदय जी, हम लौटेंगे और बात करेंगे कि दिग्विजय सिंह को जहां की जिम्मेदारी सौंपी गई उन जिम्मेदारियों पर वो कितना खरा उतरे हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि करण सिंह इस पूरे चिंतन शिविर को किस नजर से देखते हैं और चिंतन शिविर में क्या चर्चा हो रही है उस पर उनका क्या कहना है। आज कांग्रेस चिंतन शिविर का आज पहला शिविर अभी चल रहा है और इसमें हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर करण सिंह हैं। हम सीधे इनसे जानते हैं, सर क्या क्या बातें हुई? अरे भी क्या बात हुई तो मैं थोड़ी कहूँगा अभी क्या बात हुई है, वो तो कमेटी में हुई है, चर्चाएं हुई है विदेश नीति पे, एक ड्राफ्ट था विदेश नीति पे, उसके ऊपर चर्चाएं हुई है और बड़ी अच्छी चर्चा हुई। बुजुर्ग नेता भी बोले, युवा पीढ़ी के लोग भी बोले, अपने अपने विचार, अपने अपने संस्मरण, अपने अपने जो दृष्टिकोण है उन्होंने सामने रखा। पाकिस्तान रिश्तों को लेकर भी वो भी था, वो भी एक उसमें पैराग्राफ है।
केवल उसके ऊपर आधारित नहीं था, वो भी एक पैराग्राफ था। साफ कह रहे हैं करण सिंह जी कि भारत पाकिस्तान पे भी चर्चा हुई है, वो मेनली वो सब्जेक्ट नहीं था लेकिन उस पर भी चर्चा हुई है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि भारत पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से विदेश नीति जो बन रही है, जो कांग्रेस की मंथन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, अपनी अपनी राय दी है और साफ है कि राय जब बनेगी तो एक अच्छी बात ज़रूर सामने आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर भी ये ज़रूर यहाँ पे मंथन हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। डॉक्टर करण सिंह साफ साफ कुछ भी नहीं कहते लेकिन इशारा दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो घटना हुई उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन एक व्यापक रिपोर्ट बनाकर वो कल पेश करेंगे, चिंतन के बाद पेश करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन में वो बातें शामिल की जाएंगी जो भी हुआ है। तो अभी जो बात चल रही थी उदय जी कि दिग्विजय सिंह को सामने किया गया है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, तो दिग्विजय सिंह को उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहाँ कांग्रेस की लुटिया डूबी। बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहाँ कांग्रेस नहीं दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश की सौंपी गई, बिहार की नहीं थी, बिहार में 2005 में दिग्विजय सिंह ही इंचार्ज थे। जी 2005 में थे, 2000 उसके बाद नीतीश कुमार वहां बने और 2000 उस समय दिग्विजय सिंह थे, फिर अभी पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, तो वो क्या रहा वो देखिए। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के अंदर के लोग ही कितना सीरियसली लेते हैं, ये इस बात से पता चलता है कि कई बार कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आता है कि वो दिग्विजय सिंह का अपना मानना है, वो ये उनके विचार हैं, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मेरा अपना मानना है कि दिग्विजय सिंह को पार्टी एक लिटमस पत्र की तरीके से इस्तेमाल करती है, लिटमस पेपर को डालती है, देखती है कि अगर नीला रंग हो गया उसको इस्तेमाल नहीं करती, अगर ज्यों का त्यों रहता है तो उसका इस्तेमाल करती है और दिग्विजय सिंह अपने इस उपयोगिता को बखूबी जानते हैं। दिग्विजय सिंह, जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, वो अभी उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है कि राहुल गांधी कैप्टन बन जाएं अगले चुनाव में, क्योंकि उससे संभव है कि उनके अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस जो है वो ज्यादा ठीक हो। संभव है कि सोनिया गांधी की तरीके से दिग्विजय सिंह राहुल गांधी ये कह दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और उसमें वो दिग्विजय सिंह आ जाएं सबसे करीबी। तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह को सांप्रदायिकता विरोधी अभियान का मुखिया बनाया गया है या सामाजिक कारणों पर जो हो रहा है वो बात है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सांप्रदायिकता पर एक लफ्ज भी क्यों नहीं कहा। नहीं देखिए बात मैं कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात समझने की यह है कि कांग्रेस का एक कल्चर है और उस कल्चर के हिसाब से बात की जाती है। अगर हम ये सुनने के आदी हो चुके हैं, हमको आदत पड़ चुकी है कि नरेंद्र मोदी टाइप की जबान लोग इस्तेमाल करें या ऐसे फिरका प्रस्त लीडरों की जबान इस्तेमाल किया जाए जो कांग्रेस जबान इस्तेमाल करते हैं। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा है, नहीं सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा है। इस तरह की जबान अगर इस्तेमाल की जाएगी तो मुनासिब नहीं है। सोनिया गांधी एक नेशनल लीडर है, उनको पूरे मुल्क को लेकर चलना। उन्होंने अपनी स्पीच में साफ ये बात कह दी कि भाई जहां हमको सत्ता नहीं, हमको इस बात की परवाह नहीं है, हमको इस बात की परवाह है कि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा है, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि सोनिया गांधी भी नरेंद्र मोदी की जबान इस्तेमाल करे कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ या बीजेपी की जबान इस्तेमाल करे, ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने आज के पहले ऐसे जुबान का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, फिर इसमें क्यों नहीं किया। और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जो भी करे वो अपना, नरेंद्र मोदी उनके अपने स्टेट की पॉलिटिक्स है, उनको जो सूट कर रहा है वो कर रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जैसे फोर्सेस को रोकने के लिए अपने आधिकारिक चिंतन बैठक में क्या चिंता जाहिर करती है। नहीं ये आप अगर कांग्रेस के अधिवेशन को सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर सेंट्रलाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं समझ रहे हैं आप। मैं नरेंद्र मोदी पर नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस का ये अधिवेशन, कांग्रेस का ये अधिवेशन 2014 में मुल्क को किस तरफ लेकर के जाना इसके लिए है और पूरे मुल्क को महफूज रख करके, महफूज हाथों में लेके जाना, कम्युनल फोर्सेस के पास न जाए, मुल्क में पोलराइजेशन ना हो और मोदी जो एक गलत किस्म की राजनीति इस मुल्क में चलाने की कोशिश, उस राजनीति को कैसे रोका जाए इसके लिए बहुत अकल की जरूरत है। तो कहां बोला ये ओकल होकर के, अकल कहां चली गई जब उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओकल होकर के ये राजनीति की जा सकती है, राजनीति करती रही है लगता है। और आज उन्होंने वोकल होकर राजनीति नहीं की तो क्यों नहीं की, सवाल इसका है। वो सोनिया गांधी इस बात को कहती हैं कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, तो आप साधु हैं?
आप क्यों करती हैं? अगर आप सत्ता पाने के लिए नहीं नहीं, करती, और लोगों तो आप साधु और लोग देखिए और लोग क्या होता है, और लोगों की जो चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी पार्टियां शामिल हैं वो सत्ता पाने की राजनीति राजनीतिक पार्टी ये गलत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं बिल्कुल देखिए, ये सोच ये है कि सत्ता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी की बात यह है कि वो इलेक्शन आने से पहले मुसलमानों को क्या सत्ता के लिए इलेक्शन गाली देते हैं। क्या सत्ता के लिए कांग्रेस ने पैसे नहीं बांटे? क्या सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसे बांटे नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? सत्ता के लिए उसूलों से समझौता नहीं किया और ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते, ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते जिससे मुल्क टूट रहा हो, जिससे समाज टूट रहा हो। चाहे जो कहते रहे, लेकिन एक मुसलमान मतदाता जो है वो आज बात को सोच रहा है कि कांग्रेस उसकी रहनुमा है, तो उसके लिए सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा। मेरा सिर्फ इतना नहीं, मुझे ये लगता है कि आप 80s और 90s के मुसलमानों को अगर देखते हैं कि मुसलमान तकरीरों की वजह से वोट देते, तो ये मेरे ख्याल से गलतफहमी है। आज का मुसलमान ये चाहता है कि आप ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करें जिससे मुल्क के सेकुलर हिंदुओं को तकलीफ हो, ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करें जिससे नरेंद्र मोदी को फायदा हो, ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करें जिससे पोलराइजेशन हो, बल्कि ऐसी हिकमत अमली के साथ आप आगे बढ़े, ऐसी तकनीक इख्तियार करके आगे बढ़े कि कम्युनल फोर्सेस को सत्ता में आने से रोका जा सके और मुल्क को बचाया जा सके। और मेरे ख्याल से सोनिया गांधी ने ये बहुत अच्छे तरीके से सोनिया गांधी को 2007 के बाद समझ में आई बात, या 2007 के पहले भी समझती उनको? जब वो मौत का सौदागर कह रही है पब्लिकली किसी को, मौत के सौदागर थे। अरे तो कहना चाहिए था। अरे थे तो कहिए, अभी भी कहिए। आज का चिंतन शिविर नरेंद्र मोदी के नाम नहीं है, बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नाम नहीं है, देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम नहीं है, मौत के सौदागरों को हटाने के लिए। खालिद जी और उदय जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा नजर डालते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस काफी चिंतित है, और महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मंथन होने वाला है, क्या कुछ चिंतन शिविर से निकलने वाला है, इस बारे में हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ से बातचीत की है। हम देखते हैं उस बातचीत में वो क्या कहती हैं और क्या उनका नजरिया है। आज क्या लग रहा है कि जो चीजें आप जो बना के आई थी, आपने जो कहा था कि कई मुद्दों पर जो मुद्दों पे मैंने बताया और सभी ने अप्रिशिएट भी, जैसे हमने कहा कि सोशल अवेयरनेस चाहिए, इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो हमें अहिंसा मैसेंजर क्रिएट करने हैं। और जो हमारी स्कीम रही राजीव गांधी एम्पावरमेंट एडोलसेंट गर्ल्स, उसमें जो सबलाक क्रिएट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको हम ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, वो हमारी मैसेंजर बन सकते हैं। उनको हम कह रहे हैं कि दे आर दिस अहिंसा मैसेंजर्स। वो जा के जो कुछ उन्होंने सीखा, फ्यूचर में अपने आस पड़ोस में घर में जाके वो बात करेंगी, तो वो लोग सब एम्पावर होंगे, और फिर ये जो बुराइयां उनके सामने आ रही हैं वो नहीं। मैम, दिल्ली की घटना के बाद क्या माना जाए कि इसमें महिला सशक्तिकरण एक सब्जेक्ट रखा गया, उस पर तमाम तरह की डिबेट हो रहे हैं, मंथन हो रही है, तो माना जाए कि आप जो राय आपने, क्योंकि कई बार आपने हमसे बात करी, आपने कहा कि हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ लोगों ने वैसे ही। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। दिल्ली का इंसिडेंट बहुत हॉरिबल रहा, बहुत ब्रूटली ये रहा, और सबने, पूरा देश इससे हिला, हर महिलाएं उठ के आई, लेकिन हम उसकी जरूर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर में कैसे रोका जाए उसको। लेकिन ये जो आप बात करें कि उसकी वजह से ये रखा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जागृत रही है। और ये जो मैं स्कीम की बात बता रही हूँ, राजीव गांधी एम्पावरमेंट एडोलसेंट के, ये तो 2010 से हमने शुरू कर दी थी, और उसको, ये तो पुरानी है, और इसी तरह से एक ज़रूर मैं लाई हूँ इसके बाद कि हम सेंसिटाइज कैसे करें, मेल मानसिकता को कैसे बदलें। उसके लिए हम लाना चाहते हैं राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज़ को सेंसिटाइज करें। सेंसिटाइज हम करें घर से मदर करे, लड़की और लड़का एक है, उनके खाने में एकता होनी चाहिए, उनके पीने में, उनको चलने में, उसके बाद वो स्कूल में जब जाए तो जब इक्वल समझ। मैम, कांग्रेस अध्यक्षा ने भी आज कहा कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी लगती है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, अब लोगों तक ये चीजें जाने की जरूरत है। आप अच्छी स्कीम चला रहे हैं। वही स्कीम को हमने कहा ना, अवेयरनेस मतलब थ्रू अवेयरनेस हो रहा है, थ्रू मैसेंजर्स, अहिंसा मैसेंजर हमने क्रिएट किए हैं, और उसको हमने शुरू भी किया है। अहिंसा मैसेंजर हर गली में, मोहल्ले में, पंचायत कब से स्टार्ट हो गया? ऑलरेडी चल रही है, ये तो ऑलरेडी चल रही है, अभी पायलट बेसिस पे, लेकिन पूरे देश में हम इसको चलाना चाहेंगे। यूथ को लेके, ओल्ड एज को लेके, रिटायर्ड लोगों को लेके, महिलाओं को लेके, हर गली मोहल्ले में उनको अधिकार पता हो, उनके अधिकार क्या हैं, और अगर पुलिस सेंसिटाइज नहीं है तो वो पुलिस स्टेशन इकट्ठे जाएंगे, उस बात के लिए फाइट करेंगे, सोशली इस बात को आगे। कि मंथन जो ये चिंतन हो रहा है उसमें कुछ बहुत बढ़िया
बहुत अच्छी चीजें सामने आएंगी और इससे आगे का जो महिलाओं का सशक्तिकरण वो आगे और बढ़ेगा। बिल्कुल अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गिरिजा व्यास जी ने तमाम बातें रखी हैं, तमाम चीज़ें कह रही हैं और साफ कह रही हैं कि महिला एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के अवेयरनेस के लिए तमाम तरह के कदम उठाएंगी, तमाम तरह की चीज़ें करेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। कृष्णा तीरथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो बता रही थी कि चिंतन शिविर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए काफ़ी कुछ पॉलिसी सामने आ सकती हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस गर्मागर्म चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कार्यकारी संपादक विपिन धुरिया। उदय जी, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खालिद अनवर हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है चैनल 1 के खास प्रोग्राम न्यूज लाइन में। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की चिंता और कांग्रेस के चिंतन शिविर पर, जो कि जयपुर में चल रहा है। जयपुर में चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर अगर देखा जाए तो ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से तीसरा चिंतन शिविर है, लेकिन इस तरह के चिंतन शिविर लगाने की शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी और इंदिरा गांधी ने 1974 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो चिंतन बैठक कांग्रेस की हुई थी 1974 में हुई थी और वो बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश के नरौरा, जो कि बुलंदशहर ज़िला में है।
और पहला चिंतन शिविर आधिकारिक रूप से हुआ था 1998 में पचमढ़ी में, और उसके बाद दूसरा चिंतन शिविर शिमला में हुआ 2003 में, और अब जाकर जयपुर में चिंतन शिविर की बारी आई है, जहां पर कांग्रेस की चिंताओं पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इस पर भी एक नज़र डालेंगे। कांग्रेस का जनाधार दरअसल सिकुड़ता जा रहा है। पिछले एक साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार मिली है, जबकि बड़े प्रदेशों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चिंतन शिविर में उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस करेगी कांग्रेस जहां पर कांग्रेस पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर है। कई और राज्य हैं जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कब कब चिंतन इस तरह का हुआ है कांग्रेस के अंदर। इंदिरा गांधी के ज़माने में 1974 में नरोरा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में नरोरा, वहां पर चिंतन शिविर हुआ था और उसके इंचार्ज यानी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को। और दूसरा चिंतन शिविर सीताराम केसरी के ज़माने में 1998 में पचमढ़ी में हुआ था। पूरी जिम्मेदारी संभाली थी दिग्विजय सिंह ने, जो कि उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 2003 में शिमला में चिंतन शिविर हुआ और उस वक्त वहाँ मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। और अब जयपुर में जहाँ की अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और पूरे चिंतन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं कांग्रेस की चिंताओं पर, कांग्रेस की चुनौतियों पर कि कांग्रेस की चुनौतियाँ क्या है आखिर। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। पिछले एक साल में हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जबकि बड़े प्रदेशों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चिंतन शिविर में कांग्रेस उन राज्यों पर ज्यादा फोकस करेगी जहां वो पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है। 25 साल यानी लगातार 5 साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, 5 बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार मिली है और कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई है। कांग्रेस बंद गली के आखिरी हिस्से पर पहुंच गई है, जहां से अब कांग्रेस को आगे का रास्ता तलाशना है। बंद गली में कांग्रेस आज नहीं पहुंची है, बल्कि पिछले 2 साल से इस रास्ते पर चल पड़ी थी, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस को मौजूदा समय में बड़े प्रदेशों में हार ही मिल रही है, या ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी साख तक नहीं बचा पा रही। ऐसे में केंद्र की सत्ता पर हैट्रिक जमाने का सपना देख रही कांग्रेस को एक आंकड़ा दिखाते हैं, जो कांग्रेस को जमीनी हकीकत दिखाने के लिए काफी है। और जमीनी हकीकत ये है कि कांग्रेस का जनाधार आधे देश में लगातार घट रहा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस 25 साल से सत्ता से बाहर है। और जिस तरह से कांग्रेस इन राज्यों में कदम बढ़ा रही है, उससे उम्मीद भी नहीं है कि कांग्रेस इन राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी। अब इन 5 राज्यों में लोकसभा सीटों की स्थिति देखते हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40, गुजरात 26, तमिलनाडु 39। अगर सभी 5 राज्यों को मिला दिया जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 227 होती है। और अब आंकड़ों का वो खेल देखिए जो कांग्रेस के सपने को तोड़ने के लिए काफी है। यूपी में कांग्रेस के खाते में 22 सीटें हैं, बिहार में महज 2 सीटें, गुजरात में 10, तमिलनाडु में 8 और पश्चिम बंगाल में 6 सीट। यानी कांग्रेस के पास 227 सीटों में से महज 48 सीट हैं। यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को वाकई में चिंतन की जरूरत है। अब उन राज्यों पर भी नजर डालते हैं जहां इस साल कांग्रेस को चुनाव का सामना करना है। और तय ये भी माना जा रहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहे, और जहां से पत्ता साफ है वहां वापसी होगी। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कांग्रेस इन राज्यों में कहां-कहां सत्ता में वापसी करती है और कहां पर सिंहासन पर कब्जा बरकरार रखती है, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव के बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, मतलब लोकसभा चुनाव से है। ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस मौजूदा समय में अपने वजूद के बड़े संकट के दौर से गुजर रही है।
उसकी सरकार का मुखिया उसे चुनाव जिता नहीं सकता। ऐसे में राहुल गांधी के लिए जयपुर में चिंतन शिविर फैसले की घड़ी है। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को इस समय मदद का हाथ चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के कंधे से तेजी से सरकता जा रहा है। से कहीं ज्यादा पार्टी की साख बचाने की है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है। जयपुर से आसिफ इकबाल के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। तो ये है कांग्रेस की सबसे बड़ी और असल चिंता कि कांग्रेस करीब आधे देश से पूरी तरह साफ हो चुकी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी के हाल फिलहाल में कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार खालिद अनवर साहब और आर्थिक मामलों के जानकार राकेश भान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलते हैं खालिद अनवर साहब के पास। खालिद साहब, जो चिंता है अभी आपने देखी तस्वीर कि जिन राज्यों में लोकसभा की 227 सीटें बनती हैं वहां कांग्रेस आज जब वो सत्ता में है, यूपीए 2 और कांग्रेस के पास 200 सीटें हैं, उन राज्यों में, बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास महज 47 सीटें हैं, 1/5वां हिस्सा भी नहीं है। तो इन राज्यों में ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बड़ी जितनी जो बड़े राज्य हैं वहाँ कांग्रेस की पोजीशन कमजोर है। और ये आज की बात नहीं है, तकरीबन 2 दहाई से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस वहाँ सरकार में नहीं है। लेकिन इसकी वजह से ये कहना कि कांग्रेस बिल्कुल बंद गली के पास पहुंच गई है। आपको याद होगा यूपीए 1 में कांग्रेस के पास कितनी कम सीटें थी, उसके बाद यूपीए 2 में सीटें बढ़ी हैं। तो कांग्रेस के लिए इम्कानात बढ़ रहे हैं। और एक जो बातें कही जाती हैं, बातें उड़ाई जाती हैं कि आम लोगों में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो रही है, दरअसल एक क्लास है जो शुरू से कम्युनल पॉलिटिक्स करता रहा है, कम्युनल राजनीति करता रहा, और वो क्लास ये बदनाम करने की कोई। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो अपनी तकरीर में एक बात कही अपनी स्पीच में कि हमने बहुत सारे मौके गंवाए हैं, यूसुफ साहब इसको समझने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस ने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में क्या यानी इंफॉर्मेशन का राइट आ जाएगा, कभी इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी बिल लाने की तैयारी हो रही, क्या ये भी आ जाएगा, रोजगार गारंटी इस मुल्क में सोचा नहीं जा सकता था, जो कांग्रेस ने करके दिखाया है। तो सच्ची बात यह है कि कांग्रेस ने मुल्क को एक अच्छे ट्रैक पे लगाने की कोशिश की है और इसका फायदा बॉटम लाइन तक पहुंच रहा है। यह सही बात है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियों के उदय का वक्त है, उसके प्रेशर में। खालिद साहब, हम उस पर कि इस चिंतन शिविर में क्या इन राज्यों में कांग्रेस की हालत को मजबूत करने के लिए कोई रणनीति बनेगी, कोई चीज सामने आएगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये पंचमढ़ी के बाद ये कांग्रेस का 3 दिन का जो अधिवेशन है काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ ये तय होना है कि मुल्क की राजनीति किस रास्ते पे जाएगी। अगर कांग्रेस मुल्क की राजनीति को, मुल्क की सियासत को पॉजिटिव राहों पर ले जाने में कामयाब होती है तो फिर उसे इक़्तिदार से, सत्ता से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कांग्रेस ने वही लाइन इख्तियार किया जो उसने कुछ स्टेट्स में इख्तियार किया था, कुछ राज्यों में इख्तियार किया था, फिर कांग्रेस के डाउनफॉल का जमाना होगा। जी, इस चिंतन शिविर में मुझे यह लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल एक लाइन खींचने वाली है। सोनिया गांधी ने पिछले 2-3 महीनों में जो कदम उठाए हैं, उसने ये बावर करा दिया कि सोनिया गांधी एक मजबूत कांग्रेस को, इस मुल्क के अवाम को देना चाहती है। और अगर ये चिंतन शिविर एक मजबूत पैगाम देने में कामयाब हो गया तो फिर कांग्रेस को की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपने जो एक सवाल पूछा कि छोटी जो बड़े राज्य हैं उसमें क्या कांग्रेस का उदय होगा, यूसुफ साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा सीट के एतबार से, आप जानते हैं इस बात को। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह बताया कि भाई हम स्टेट में चाहे मायावती जी को वोट दें, चूंकि एक सेकुलर पार्टी है, चाहे मुलायम सिंह को वोट दें, लेकिन केंद्र की सत्ता हम कांग्रेस के हाथ में देंगे, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है और सभी वर्गों का ख्याल रखती है। जी खालिद साहब, आपने सही बात कही कि उत्तर प्रदेश ने ये दिखाया था। वो खैर इस बार उत्तर प्रदेश क्या दिखाया गया तो चुनाव बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं राजा वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। और ऐसे खराब माहौल में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए कि हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीती। तो देखते हैं चिंतन शिविर के बारे में वो क्या कहते हैं। चिंतन बैठक में भाग लेने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री और नवी मुख्यमंत्री हमारे साथ वीरभद्र जी हैं। और हम सर, कैसा रहा आज का ये अनुभव और चिंतन बैठक? नहीं, बहुत अच्छा था। ये जो चिंतन हुआ है अलग अलग ग्रुपों में हुआ है, 5 ग्रुप से, मैं एक में था, इसलिए
मगर अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट होगा। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि 2 दिनों तक अभी और बैठक चलने वाली है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि इसमें तमाम चीज़ों पर बात होगी, 5 कमेटियां जो बनी हैं उसमें चर्चा होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 जयपुर। वीरभद्र सिंह अभी कुछ खुलासा नहीं करते कि क्या चिंतन हुआ है, लेकिन है कि चिंतन हो रहा है और कल शाम तक उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, तभी तस्वीर साफ होगी कि क्या क्या कांग्रेस के अंदर हुआ है। एक और अहम मुद्दा रहा कि महंगाई, जिसके ऊपर सोनिया गांधी ने चुप्पी साधे रखी है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। और हाल ही में कुछ कठोर फैसले जो कांग्रेस लीडरशिप में चिंतन शिविर से ठीक पहले कैबिनेट ने किया, डीजल को डिकंट्रोल करना, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे किसानों को नुकसान हो सकता है और कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ सकती है। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं राकेश भान जी, तो एक बार हम बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, आप किस तरह देखते हैं कि जो देश की इस वक्त इकोनॉमी है और जितने आर्थिक कड़े फैसले सरकार कर रही है, क्या उसके बाद 2014 कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चिंता है और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, 2014 तो चुनौती है। जहां तक आर्थिक मामला है कि कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि डेफिसिट है, इस पर सरकार को कुछ करना था। तो जो उन्होंने किया है कि जैसे डीजल को अब डिकंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही इनको, लेकिन अब जो इससे जो पैसा इनको बचेगा, जो सब्सिडी बचेगी, सवाल उठता है कि सरकार इसका क्या काम करेगी। मेन चीज़ ये है कि अगर जीडीपी हमारी बढ़ाते हैं तो युवा पीढ़ी के लिए नौकरियां मिलती हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे मुल्क में आज ये है कि हम युवा पीढ़ी के लिए नौकरियां कैसे पैदा करें। जब तक नौकरियां नहीं होंगी, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने है कि वो ये जो आप पैसा बचा रहे हैं सब्सिडी से, इसको किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। भान साहब, एक चीज है, ये कांग्रेस 2004 से जिस पिच पे खेल रही है वो पिच है आम आदमी। 2004 से पहले 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस का साथ आम आदमी के साथ। 2004 से वो नारा चल निकला और फिर सबकी जुबान पर चढ़ा। लेकिन जिस आम आदमी की बात कर रही है, उसी आम आदमी पर बार बार महंगाई का बोझ डालकर क्या आम आदमी से दूर नहीं होती जा रही है? एक तरफ आप आम आदमी के पास ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन आखिर सरकार सब्सिडी कब तक देगी? जो सब्सिडी होती है वो भी आम आदमी के ही जेब से ही निकलती है, कि सरकार के पास कोई पैसा तो ऐसे खजाना मिलता नहीं है जी। तो हर एक चीज जब खर्चना है तो वो सोच समझ के खर्चना है। अब ये है कि सब्सिडी में पैसा इनका बचा रहे हैं, इसको लगभग कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ तक का कि आज की हमारी पेट्रोलियम सब्सिडी है। अगर ये सब्सिडी को हम कम करते हैं तो जो पैसा बचता है वो सरकार इसका दुरुपयोग करेगी या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, एजुकेशन में लगाएगी। अगर इसका सदुपयोग हो गया तो जनता इनसे खुश रहेगी क्योंकि उसका कल फायदा होगा। अगर इसका दुरुपयोग होगा तो बिल्कुल चुनौती होगी और शायद फिर से वापस ना भी। भाई साहब, आर्थिक मामलों पर आपकी लगातार पैनी नजर रहती है। आपको याद होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में, तब वो मिडिल क्लास के एकदम चहेते हुआ करते थे और बड़ा खुश मिडिल क्लास रहता था। लेकिन क्या मिडिल क्लास की वो खुशी आज बरकरार है? आज सबसे ज़्यादा नाराजगी मिडिल क्लास में है मनमोहन सिंह के लिए। मनमोहन सिंह एक मिडिल क्लास में विलेन बन चुके हैं। मैं विलेन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज का मिडिल क्लास जो है, जब आम आदमी कहते हैं, आम आदमी भी जी आज से 20 साल पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात थी जी। आज की तारीख में वो बिजली भी मांगता है और इंटरनेट कनेक्शन भी मांगने लगा है जी। तो आम आदमी की भी जो आप डेफिनेशन कह रहे हैं वो भी बदल, और मिडिल क्लास जो कि बढ़ रहा है उसकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, वो चाहता है सरकार से कुछ। जब तक आप मिडिल क्लास को भी कुछ नहीं देंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, ये बात भान साहब कहें। खालिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि जो लगातार आम आदमी से दूर होती हुई कांग्रेस दिखी है? गुजरात हारे, हिमाचल प्रदेश बस जीते, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाया, बिहार में ये हैरत है यूसुफ साहब, ये हैरत की बात है कि हम कांग्रेस की कामयाबियों को नहीं देख पाते। गुजरात एक बिल्कुल डिफिकल्ट स्टेट है। मैंने गुजरात में तकरीबन 20 दिन इलेक्शन के दौरान गुजारे हैं। गुजरात में इलेक्शन इस बात के ऊपर नहीं था कि किसने डेवलपमेंट किया किसने नहीं किया। गुजरात में इलेक्शन इस बात पे भी नहीं था कि केंद्र की सरकार क्या कर रही। गुजरात का इलेक्शन सिर्फ कम्युनल लाइन पे होता है
और मोदी जी चाहे जो कहें। साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। गुजरात का इलेक्शन कम्युनल लाइन पर होता है और ये बात इसे महज इत्तेफाक कहें या कांग्रेस की नाकामी के, जब कांग्रेस जब चुनाव कम्युनल लाइन पर होता है वहां कांग्रेस हारती है। और इसी के साथ हम चलते हैं एक बार फिर जयपुर, जहां हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने बात की है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर के साथ। देखते हैं प्रदीप माथुर इस चिंतन शिविर से साथ हैं, ये आए हुए हैं और इन्होंने आज तमाम तरह की कवायदें देखी हैं। क्या क्या आज हुआ और क्या लग रहा है? ये बहुत अच्छा, हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा चिंतन शिविर कराया है, जिसमें कि खुला डिस्कशन हो रहा है। कौन सी बात जनता को अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती, उस मुद्दे पे खुले रूप से सभी नेताओं ने बोला। कुछ लोगों ने छोटे राज्यों की वकालत करी, तो कुछ लोगों ने आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त करी कि बड़ी जातियों का, हाई कास्ट और जनरल बिरादरी का क्या होगा, उनमें बड़ा विरोध है इस मुद्दे को लेकर। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, मल्लाह, नाई, ठाकुर, मल्लाह, नाई, कुम्हार, बघेल, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है उसकी, तो उसमें लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो 27% का ओबीसी में है उसमें उनको एलोकेट करके एडजस्ट करना चाहिए। जाट आरक्षण के ऊपर भी केंद्र में 2% जाट आरक्षण का भी मुद्दा रखा गया और ये कहा गया कि पल्स ऑफ द पब्लिक जो भी हो, कांग्रेस उस हिसाब से काम करे। 2014 के इलेक्शन में वापसी जनता से जुड़ के ही हो पाएगी। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबने कहा। सोनिया जी का अच्छा निर्देशन है और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एक ऑनेस्टी की छवि है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमें मैदान में उतरना होगा और मेहनत करनी होगी। प्रदीप जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहते हैं लोग कि ये राज्य ऐसे होते हैं जो देश की इबारत गढ़ते हैं, देश में बताते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। क्या वहाँ छोटे गठबंधन की बात, छोटे दलों से गठबंधन, बड़े दलों से गठबंधन को भी लेकर चर्चा हुई इसमें? देखिए, अलायंस के ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सावधान रहने की जरूरत है। अलायंस पार्टीज जो होती हैं वो केंद्र में सपोर्ट देने के बाद जो स्टेट में यदि सत्ता में होती हैं तो कांग्रेस का नाम भी नहीं लेती और कांग्रेस के लोगों का काम भी नहीं करती और कांग्रेस एकदम साइड लाइन हो जाती है और बिल्कुल एक तुरुप के पत्ते का नाम भी नहीं लेते वो, जिनकी वजह से वो सत्ता का भरपूर फायदा केंद्र में उठाते हैं। तो इस मामले को लेकर काफी चर्चा हुई, लोगों ने चिंता भी व्यक्त करी और लोगों ने ये भी कहा कि यदि हमें एक लाइन बनानी होगी कि 2014 में हमें क्या अलायंस के साथ जाना है या अलायंस के साथ कोalition के साथ नहीं जाना है, इसकी नीति निर्धारण करके पॉलिसीज बननी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो चर्चाएं हुई हैं, जो बातचीत हुई हैं, क्या लग रहा है कि जो खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे अनुभव अच्छा नहीं रहा, ऐसा माना जाए, तो क्या आगे देखिए, ये तो अब आला कमान इस सब चिंतन शिविर के बाद डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें से जो लब्बो-लुआब निकल के आएगा उसमें हमारे शीर्ष नेता डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करके निकालेंगे क्या होना है। प्रदीप जी, आपने एक लाइन कहा था चैनल 1 से खास बातचीत में, आपने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी में हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उस लाइन को आज तमाम लोगों ने लिया, तो आगे राहुल जी को नेतृत्व संभालने के लिए सभी लोगों की इच्छा है और तमाम लोगों ने इस मांग को भी रखा और हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं अपनी आला कमान से कि नौजवानों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी को नेतृत्व देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको खास बातचीत के लिए। जी चैनल 1 जी, आप समझ सकते हैं कि प्रदीप माथुर जी, इन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम कवायदें हों, तमाम अच्छी चीज़ें हों, राहुल गांधी की नेतृत्व में हम 2014 का चुनाव लड़े और साथ ही उन्होंने यहाँ क्या क्या विस्तार से बातचीत हुई है उसके बारे में भी चैनल 1 से खास बातचीत की है और उन्होंने बताया कि यहाँ पे किस किस विषय पे टिप्पणी हुई, किस किस विषय पे बातचीत हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 जयपुर। एकदम सच्चा कांग्रेसी की तरह बोलते हुए प्रदीप माथुर के राहुल गांधी के हाथ में बागडोर आ जाए तो सब कुछ पलट जाए। खालिद साहब, लगातार राहुल गांधी फैसले कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आजमाए गए, बिहार में आजमाए गए, लेकिन कहीं करिश्मा नहीं हो रहा है। नहीं, जब मीडिया वाले कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे तो कोई भी कांग्रेसी वही कहेगा जो ये कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वजह से बहुत अच्छा कर लेगी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी पॉलिसियां हैं, अगर उनकी पॉलिसियां सही होती हैं, सोनिया गांधी से बेहतर कौन लीडर हो सकता है जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, इससे बेहतर कौन हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि राहुल के हाथ में आएगा, राहुल गांधी के हाथ में आएगा तो नौजवान जुड़ेगा, ये होगा, ये इसको कम से कम हम लोग तो नहीं मान सकते। जी बस भाट साहब, जो जिन नीतियों पर कांग्रेस चल रही, जिन आर्थिक नीतियों पर चल रही है,
और उन नीतियों में तमाम खामियों के बावजूद अगर आप क्या मानते हैं आप कि अगर उन्हीं नीतियों पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो क्या वाकई यूपीए केंद्र की सत्ता में हैट्रिक करेगी? जहां तक आर्थिक बातों की बात है कि जब तक एक कांग्रेस एक ब्लूप्रिंट नहीं दिखाती कि वो क्या चाहती है तो आम जनता को क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात सही है कि पीछे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज का युवा ये पूछता है कि आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे आप मेरी नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। कांग्रेस को एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट दिखाना पड़ेगा। जब तक वो एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट के साथ नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के युवा उनके साथ जुड़ेंगे, और आज का जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक उनको एक ब्लूप्रिंट ना दिखे। जी भान साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक ब्लूप्रिंट नहीं होगा तब तक आम आदमी हो या युवा हो या कोई और सेक्शन समाज का हो वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखेगा। और जो शुरू में बहस में हमने बात कही थी कि मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में कोई खास तवज्जो दिखाई शायद नहीं दी है। जो बहुत जल्दबाजी होगी, यूसुफ साहब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का रहा है, तो उसी तबका कांग्रेस से एक सवाल भी करता है कि इधर उधर की न तू बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और इसी के साथ हम लेते हैं न्यूज़ लाइन में आपसे विदा। फिर हाजिर होंगे सोमवार को किसी नए मुद्दे और कुछ खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात।